नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बिजली विभाग में सिविल इंजीनियर के पदों पर भर्ती को लेकर आज बेरोजगार युवा संघ के बैनर तले बेरोजगार सिविल इंजीनियरों ने ऊर्जा मंत्री प्रीतम सिंह तोमर के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष का कहना है कि 5 साल बाद 3400 पदों की भर्ती 3 महीने पहले निकली थी, पर बाद में उसमें संशोधन कर करीब 1000 पदों को कम कर दिया गया है, जबकि ज़्यादा करना चाहिए था। यह सब ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के इशारों पर हुआ है। युवाओं को रोजगार दिया नहीं जा रहा है। पढ़ लिख कर युवा इंजीनियरिंग तो कर चुके हैं, पर नौकरी नहीं मिल पा रही है। जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। पदों में वृद्धि करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। पदों में वृद्धि करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। व्यापम तेरी मनमानी नहीं चलेगी। मेरा नाम दिनेश सिंह चौहान है, बेरोजगार युवा संघ अध्यक्ष मध्य प्रदेश, और मेरे सब ये साथी बेरोजगार साथी इंजीनियर साथी। तो क्या मामला आपका? मामला ये है सर, 4 से 5 साल पहले भर्ती हुई थी सब इंजीनियर की, उसके बीच में फिर भर्ती इन्होंने बंद कर दी थी। 4 से 5 साल के बाद आज भर्ती निकाली गई इन्होंने द्वारा, आज से 3 महीने पहले। उसमें 3400-3500 समथिंग पद थे, मतलब 3000 प्लस पद थे। उसके बाद क्या किया गया, इसके वैकेंसी निकाली गई और फॉर्म भरवाने वाले ही थे कि उस भर्ती को डिलीट कर दिया व्यापम ने, पीवी ने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद एक उन्होंने नोटिस जारी किया। नोटिस में क्या कहा कि हम अति शीघ्र, साफ तौर पर लिखा है, अति शीघ्र पदों में वृद्धि करके, उस पदों में वृद्धि करके नया नोटिस जारी करेंगे। उसके बाद जब इन्होंने नया नोटिफिकेशन जारी किया, उस नोटिफिकेशन में इन्होंने पद वृद्धि की जगह 1000 पद इन्होंने बल्कि कम कर दिए। तो हमारा सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि, और ये सबसे जो पद कम हुए हैं, ये हुए हैं प्रद्युमन सिंह तोमर जी के मंत्रालय से, अर्थात बिजली विभाग, ऊर्जा विभाग से। और इसमें उन्होंने खुद कहा था कि हम जूनियर इंजीनियर, सब इंजीनियर की जो भर्ती लगभग 948 पदों पे करने वाले हैं, और उस भर्तियों को उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो हम उनसे यही आग्रह करते हैं, जल्द से जल्द ये जो नया नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें 1000 पदों की कम की गई है, बल्कि इसमें 1500 पद बढ़ा करके हमारे जितने बेरोजगार युवा साथी हैं इनके साथ न्याय किया जाए। अन्यथा हम आमरण, अनशन, भूख हड़ताल जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। बेरोजगारी में मर ही रहे हैं, आगे भी हम यही करेंगे। अभी गए हो बात हुई आपकी मंत्री जी? हम मंत्री जी के पीए से बात हुई तो बोले विषय संज्ञान में अभी लेंगे, अभी सर प्रवास में। अरे किस बात का प्रवास होता है? प्रवास में किसके लिए आप प्रवास जा रहे हैं? आपके पास जनता खुद आपके घर के दरवाजे के पास आ रही है, आपको एक पीआरओ रखना चाहिए कम से कम। ठीक है, कोई बच्चा आ रहा है, कोई पब्लिक आ रही, कम से कम आपके आने वाले व्यक्ति की जो समस्या है उसको रखो तो सही। व्यापम गए, व्यापम के चेयरमैन का रवैया कुछ अलग ही है। अरे चले जाओ, जो होना तो हो गया। अरे क्या किसी के बाप का राज चलता है क्या? यू आर पब्लिक सर्वेंट, फाइनली यू आर पब्लिक सर्वेंट, यू हैव टू ओबे द पब्लिक। एंड आप हमें क्या दिखा रहे हो? ज्ञान दिखा रहे हो आप? हमारा बाप मतारी जब दिन रात काम करता है तो तुम्हें सैलरी मिलती है। तुम्हें गाड़ी, जिस गाड़ी से तुम घूमते हो, जो 2-2 लाख तुम्हारी सैलरी है, वो पब्लिक के टैक्स से आती है। इसको खाने के बल बनते थे। व्यापम के चेयरमैन को भी मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत जल्दी दिन जानने वाले हैं आप सबके, इसलिए सुधर जाओ, अभी वक्त है। पब्लिक अगर माथा में चढ़ गया, अरे हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो मन आएगा वो करेंगे। और युवा के इतना युवा आएगा कि मध्य प्रदेश पुलिस परेशान हो जाएगी कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें। आर्मी बुलाइए, मिलिट्री बुलाइए, गोली चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम भूख हड़ताल करेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे। सीधी जिला कांग्रेस कार्यालय में विंध्य के द्वारा दिग्गज नेता जय सिंह राहुल कमलेश्वर पटेल द्वारा बैठक ले जाकर जाते हुए सदस्य का स्वागत किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, नगर पालिका पार्षदों को उपस्थित रहे। इस बैठक के दौरान नेता द्वय कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह राहुल ने जीते हुए नपा पार्षदों व जिला पंचायत जनपद सदस्यों से सामंजस्य बनाकर अध्यक्ष चुनने की अपील की गई। चुनावों के साथ विंध्य क्षेत्र में जो नतीजे सामने आए हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? विंध्य प्रदेश में काफी संतोषजनक नतीजे आए हैं। आशा निकले की थी, उससे काफी कम हो गए, लेकिन बहुत अच्छे नतीजे पूरे संभाग में। सीधी जिले में जो जनपद पंचायत और जिला पंचायत है, स्थिति यहाँ पे बहुत ही मतलब नज़दीकी मामला है। क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी? यहाँ तो बीजेपी दावा कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे। नगर पालिका में यही हाल है, 14 पार्षद कांग्रेस के हैं, लेकिन दावा बीजेपी कर रही है। बीजेपी फालतू में दावा कर रही है। 14 में 14 ही रहेंगे हमारे, शायद थोड़ी कोशिश हो रही तो 16 ना हो जाए। और जहाँ तक जिला पंचायत की बात,
दावे किस आधार पर कर रहे हैं? उनके पास 6 ही तो ले जा पाए हैं भोपाल, कहीं भोपाल में है, कहीं पता नहीं कौन कौन सी जगह घुमा रहे हैं, उसी में सशंकित है। जिला पंचायत ही बनेगी और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 2 उम्मीदवारों का रिजल्ट प्रभावित हो, लेकिन कोर्ट में मामला इस तक बोल नहीं सकता। भैया जो विकास की बात हो रही है, केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त की अनाज योजना दे रही है और भी कई मुफ्त की योजनाएं दे रही है। केजरीवाल भी पंजाब और दिल्ली में मुफ्त का दे रहे हैं। क्या सीधी नगर पालिका में अब कांग्रेस की परिषद बैठने वाली है? यहाँ जो पटरी पे गरीब बैठते हैं उनकी बैठकी क्या माफ करेगी कांग्रेस पार्टी? कि हमारा परिषद बनने के बाद मिनिमम प्रोग्राम बनेगा जिसमें इन सब बिंदुओं पर विचार करके जो भी उचित होगा वो करेंगे। भैया जिला पंचायत में असमंजस की स्थिति बनी है, क्या है कि कुछ सदस्य इधर कुछ उधर जा रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, चर्चा का विषय है। इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया चाह रहा था कि वास्तव में हकीकत कब तक क्लियर हो जाएगी? जिला पंचायत में कोई दिक्कत नहीं है, न कोई इधर जा रहा है न उधर जा रहा है। जिनको जाना था वो भोपाल चलेगा और उसमें भी 1-2 लोग गए जरूर है, पर वोट कहाँ देंगे ये तो समय बताएगा। अभी जिला पंचायत को लेकर 2 सदस्यों का मामला कोर्ट में अटका है। क्या अध्यक्ष का निर्वाचन होने के पूर्व वो मामला निपट जाएगा या कि फिर चुनाव प्रभावित होगा? देखिए, आज की तारीख से बढ़ गई 28 हो गई और उनके फैसले तक यहाँ पर चुनाव नहीं होगा। वो जब फैसला हो जाएगा तभी जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव। सीधी नगर पालिका में आरक्षण को लेकर आज भी संशय बना हुआ है। स्पष्ट नहीं है कि ये महिला आरक्षित सीट है या सामान्य सीट है। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है और आप लोगों के माध्यम से संशय और न बढ़ाया जाए। ये पिछड़ा महिला के लिए आरक्षित है, गैजेट नोटिफिकेशन, और महिला पिछड़ा की अध्यक्ष बनी। रीवा संभाग है, यहाँ कांग्रेस ने एक बेहतर प्रदर्शन किया। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे और किन मुद्दों में आपको सफलता मिली? वक्त है बदलाव के बारे में। हम पंच यह बात का लेके गए रहे कि बहुत होगा शिवराज सिंह जी की घोषणा, बहुत होगा उनके बाद। अब यदि कुछ चाह ही था तो कांग्रेस का अजमा के देखिए, और यह वजह से सीधी रीवा नगर निगमों कांग्रेस पार्टी की झोली में 23 साल बाद। भैया लोकसभा चुनाव में सीएम साहब की 70 सभाएं फेल हुई थी। इस बार पार्षदी के चुनाव में सीएम शिवराज सिंह और बीडी शर्मा जी को आना पड़ा, फिर फेल हो गए। क्या मैसेज गया प्रदेश में? मैं सोचूं कि क्या उनको लगा, हम तो जानते क्या हो। सीओ प्रभावित कर रहे हैं, जनपद सदस्यों से पूछ रहे हैं, उनका पता कर रहे हैं कि वो किस पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं, बीजेपी से हैं। क्या मामला है ये? देखिए, ये सिर्फ जनपद सिहावल जो पूरे प्रदेश में यही प्रदेश सरकार करवा रही है। ये इसी तरह से रामपुर में भी, मझौली में, सभी जगह ये भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी कर्मचारी अगर एजेंट बन के काम करते हैं तो शोभा नहीं देता है। फिर इनको नौकरी से इस्तीफा देके राजनीति करना चाहिए। ये जो भी इस तरह की घटनाक्रम या जो भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग या जो अधिकारी कर्मचारी जब सिलेक्शन होता है इनको भी शपथ दिलाई जाती है, तो ये अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन करना चाहिए उसकी बजाय आजकल नेतागिरी करने लगे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और कहीं भी निष्पक्षता में अगर कोई खोट होगी तो कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता हम सब मौके पे जाएंगे और फिर जो एक जन आंदोलन होता है वो खड़ा करेंगे। भैया ये कह रहा था, आप लोगों ने निर्वाचन में भी की है? अभी सामान्य रूप से मौखिक बात करके उनको हिदायत दे दी है, उसके बाद कोई शिकायत नहीं आई है। अगर उसके बाद भी कोई शिकायत आती है तो निर्वाचन आयोग में भी जाएंगे। भैया ये कह रहे थे जिला पंचायत अध्यक्ष के नॉमिनेशन को लेकर थोड़ा सा संशय बना रहता है, क्या अपने तरफ से कोई नाम ऐसा है जिसको? कांग्रेस पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनेंगे, उपाध्यक्ष भी बनेंगे। कांग्रेस की जिला सरकार गाँव की बन रही है, शहर की बनी रही है। नहीं, नाम को लेकर जो संशय बना रहता नाम ये तो जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक चर्चा में रहेगा। ऐसे कैसे डिक्लेरेशन हो जाएगा? वो सदस्य लोग तय करेंगे। पार्टी का इंटरनल मैटर है, जिस दिन बैठक होगी समय आने दीजिए
और पूरे जिसके साथ ज़्यादा मेंबर होंगे सबसे चर्चा करने के बाद सब वरिष्ठ लोग बैठेंगे और उसके बाद फिर तय होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का ले जाया जा रहा है जायजा। नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के सुल्तानिया जनाना अस्पताल व्यवस्थाओं से असंतुष्ट नजर आए चिकित्सा शिक्षा मंत्री। पीईओ एजेंसी के अधिकारियों को लगाई फटकार, पीईओ कंपनी का पेमेंट रोकने के लिए दिए गए अधिकारियों को निर्देश। अग्नि नियंत्रण कक्ष और सीसीटीवी कंट्रोल रूम में लापरवाही मिलने पर कर्मचारियों की भी लगाई फटकार। देखिए, आज मैंने गांधी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हमीदिया अस्पताल का दौरा किया है और मुख्य रूप से दो विषय पर आज हमने चर्चा की है। एक तो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इमरजेंसी मेडिसिन और ट्रॉमा यूनिट को हम वर्ल्ड क्लास का हमीदिया अस्पताल में बना रहे हैं। एनएमसी में हमने 5 सीट का इमरजेंसी मेडिसिन की पीजी सीट के लिए अप्लाई किया है, वो हमें जल्द से जल्द अप्रूवल मिलने वाला है। उस संबंधित हमारा रिक्रूटमेंट भी लगभग पूरा हो गया है इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट का। हम हमीदिया अस्पताल के इमरजेंसी विंग को वर्ल्ड क्लास का बनाने वाले हैं। आज हमने उसका दौरा किया और लगभग हम 1 से 1.5 महीने में इसको शुरू करेंगे। और जिस प्रकार से कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सुविधाएं रहती हैं उससे बेहतर सुविधाएं मेडिकल इमरजेंसी मेडिसिन की यहाँ पर देने वाले हैं। दोनों चीज़ में, एकेडमिक्स में भी और रोगियों के उपचार के लिए भी। ट्रॉमा यूनिट हम बहुत ज़बरदस्त बना रहे हैं। इसमें 3 हमारे ओटी रहेंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा हो गया। इक्विपमेंट लगने का काम भी अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। इस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो रोगियों से, पेशेंट से रिलेटेड हो या उनके परिजनों से संबंधित हो। उसके साथ ही हमारा सुल्तानिया जो हमारा जनाना अस्पताल है उसकी शिफ्टिंग का भी हमने पूरा प्लान कर लिया है, वो भी जल्द से जल्द शिफ्ट हो सके और लगभग 1 महीने में हम उसकी भी शिफ्टिंग पूरी कर देंगे। उसका भी आज मैंने दौरा किया है और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो हमने यहाँ पर दिए हैं। नहीं, अब देखिए जी, जो कमियां हैं उसको पूरी करने के हमने निर्देश दिए हैं और हर रूम वाइज चेकलिस्ट बनाकर समय से काम पूरा हो सके इसके निर्देश दिए हैं। लेआउट में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी शिफ्टिंग के पहले हम ठीक कर सकें, उसके हमने निर्देश दिए हैं और ये सुनिश्चित हम कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर हम सुल्तानिया जनाना अस्पताल को यहाँ पर शिफ्ट कर। नहीं, अब देखिए जी, जो कमियां हैं उसको पूरी करने के हमने निर्देश दिए हैं और हर रूम वाइज चेकलिस्ट बनाकर समय से काम पूरा हो सके इसके निर्देश दिए हैं। लेआउट में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी शिफ्टिंग के पहले हम ठीक कर सकें, उसके हमने निर्देश दिए हैं और ये सुनिश्चित हम कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर हम सुल्तानिया जनाना अस्पताल को यहाँ पर शिफ्ट कर दें और इतने ही समय में हम वर्ल्ड क्लास की इमरजेंसी भी यहाँ पर शुरू करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज जनपद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता प्राप्त हुई। कुल 170 में चुनाव में जिस पर 121 भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने गए, तो कई जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस को एक भी जनपद की सीट नहीं मिली। आज जनपद पंचायतों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता प्राप्त हुई है। कुल 170 जनपद पंचायतों में आज चुनाव हुए, उनमें 121 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। पूरी तरह से कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने किया। कई तो जिले के जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस को एक भी जनपद की सीट नहीं मिली है। यह ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और शानदार सफलता है और इसके लिए मैं जनता जनार्दन का, ग्रामीण जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों को, जनपद पंचायत के उपाध्यक्षों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जनता जनार्दन को आश्वस्त करता हूं
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर विकास खंड, यह हमारा लक्ष्य है। गांव में पहले से ही विकास के अनेकों काम हम संपन्न कर चुके हैं, लेकिन अब हमारा टारगेट है शेष बची हुई अधोसंरचना का गांव में विकास। न केवल अधोसंरचना मतलब सड़क, नाली, आंगनवाड़ी, स्कूल, बाजार, अलग अलग तरह के जो विकास के काम होते हैं उनकी व्यवस्था, अपितु उसके साथ साथ गांव पूरी तरह से स्वच्छ हो, हर गांव में पेयजल की उपलब्धता हम नल जल के माध्यम से कर पाए, इसमें हम तेजी से काम करेंगे। गांव के टोले और मजरे अगर कहीं रह गए, गांव हमने सड़कों से जोड़ दिए, तो उनको भी सड़कों से जोड़ने का अभियान चलेगा। किसानों को खेत तक पहुंचने के लिए कैसे बेहतर रास्ता मिले, इसके लिए भी हम सड़क निर्माण के काम में जुटेंगे। गांव में आंगनवाड़ी के भवन हो, स्कूल के भवन अधिकांश बन गए हैं, जहां जरूरत होगी और सुधार करने का काम करेंगे। बेहतर रोजगार के अवसर, आत्मनिर्भर गांव मतलब गांव में ही रोजगार के अवसरों का सृजन, और रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए हम एक प्रयास ये करेंगे कि गांव में जो चीजें पैदा होती है उनका बाजार आसपास ही उनको मिल जाए, वैल्यू एडिशन का भी हम काम कर सकें। गांव को एक स्वयंपूर्ण इकाई जहां रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं, वैसे ही हम बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। ग्रामीण कारीगरों की ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद उनका काम धंधा भी ठीक से गांव में चल जाए। बड़े गांव में मार्केट की व्यवस्था, जो पथ विक्रेता है, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको भी स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत लोन दिला के उनके काम धंधे को ठीक ढंग से चलाना, और हर एक गांव में कैसे बेहतर ढंग से राशन और पहुंचे, उस व्यवस्था में हम सोच रहे हैं उचित मूल्य की दुकानों को हम बहुउद्देशीय बना देंगे। और इसके साथ साथ ग्रामीण जनता, चाहे वो किसान हो चाहे वो गरीब हो, विभिन्न योजनाओं का संपूर्ण लाभ कैसे मिले। संपूर्ण लाभ का मतलब है हम जितने भी हितग्राही हैं अलग अलग योजनाओं के उनको लाभान्वित कर दें और स्वयं पूर्ण गांव बना दें। एक बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए, शानदार सफलता दिलाने के लिए मैं जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूं, और इस विजय के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम का, अध्यक्ष जी सहित संगठन का भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि जो दिन और रात इस चुनाव में जुटे हुए थे, मंत्री साथीगण, विधायकगण और बाकी सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आज हमारे जनपद के चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं। 170 जनपद में से अभी तक जो प्राप्त हुए हैं, 121 जनपदों में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है। कांग्रेस एक्सपोजर की भी पूरी तरह से पोल खुल गई है। बीजेपी का प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। बीजेपी 75% से अधिक ऊपर है। ग्रामीण क्षेत्र के सभी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा को जीत दिलाई है। उनका धन्यवाद करता हूं। जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। ग्रामीण निकाय के, नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार का बहुमत मिलना, और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो तंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, इस आधार पर आज मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बना है। और ये परिणाम अभी आए हैं, कल फिर आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के साथ इन चुनावों में जो हमें समर्थन व्यापक तौर पर मिला है। मैं आज मीडिया के मित्रों को एक बात और कहना चाहता हूं। मैं अभी अपनी
आईटी की टीम के साथ डिस्कस कर रहा था कि नगर निगम में भी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है 52.53% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है नगर निगम में। अगर हम नगर पालिका में जाएंगे तो नगर पालिका में 49.73% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और हम नगर परिषद के अंदर जाते हैं तो नगर परिषद में लगभग 44% से ऊपर ऑफिशियल है, लेकिन चूंकि नगर परिषद बहुत निचले स्तर तक कई बार कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव भी लड़ लेता है, ऐसे सबको अगर मिलाते हैं तो वो भी 50% से ऊपर जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का वो संकल्प, हर बूथ पर चुनाव जीतने का, बूथ विजय का हमने संकल्प लिया था और 51% वोट शेयर जो माननीय अमित शाह जी कहते हैं और जिसका संकल्प हमने लिया था, हम उस दिशा में मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी के हमारे उन गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर, और भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता ने, मंडल के कार्यकर्ता ने, जिलों के कार्यकर्ता ने, प्रदेश की हमारी टीम ने जो अथक मेहनत की है उसका आज परिणाम आया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत हृदय से बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पुनः एक बार हमारे ग्रामीण निकाय के जिन लोगों ने इतना ऐतिहासिक बहुमत हमारी जनता ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, उन सबको धन्यवाद भी करती है और उनको विश्वास दिलाता हूं आपने जो भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर ग्रामीण निकाय में, हर नगर निकाय में एक एक जनता के बीच में जाकर के उन्होंने जो विश्वास दिलाया है उस पर खरा उतरते हुए मध्य प्रदेश की विकास की इस धारा को, जो हमने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। हम इसको पूरा करने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः एक बार मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग हमेशा से ये करते आए हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके आए, पार्षद तक, अभी हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन रहे हैं, इन सबके अपनी अपनी भूमिका, चाहे हमारे मेयर होंगे, पार्षद होंगे, नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे, नगर परिषद के अध्यक्ष होंगे, जिला पंचायत जनपद के अध्यक्ष हम जीत करके आएंगे, ये सारे लोगों के, हमारे सरपंच तक, क्योंकि सरपंच भी बड़ी संख्या में, जो उस दिन का हमारा आंकड़ा आया था लगभग 85% के करीब ऊपर हम जीत करके चुनाव सरपंचों के अंदर भी आए हैं, ज़्यादा संख्या में जीत करके आए हैं। उन सबको भी अपने गांव का विकास, हम अपने गांव को आदर्श कैसे बनाएंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं इस देश के अंदर, उन सारे मुद्दों पर केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाओं से गरीबों को कैसे हम और हर समाज वर्ग को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, उन सारे मुद्दों पर, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास होगा, उज्ज्वला योजना होगी, आयुष्मान भारत जो 5 लाख रुपए के फ्री में इलाज कराने का अधिकार सरकार देती है, इन सारे मुद्दों के प्रति जागरूकता और अपने गांवों के विकास, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम कैसे अपनी भूमिका निभाएं, एक अच्छे जनप्रतिनिधि। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बड़ी संख्या में नौजवान, उत्साहित नौजवान, और एक बात और मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नौजवान और उत्साहित नौजवानों के साथ बहुत लोग तो ऐसे IITN भी इस चुनाव में जीत करके आए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से उच्च शिक्षा प्राप्त लोग, बहने, बेटे, नौजवान साथी चुनाव जीत करके आए। शुभ संकेत है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, भारत की राजनीति के लिए। मैं माननीय अमित शाह जी से रिपोर्टिंग जब कर रहा था दिल्ली के अंदर, तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि इन सब लोगों को, तो उन्होंने कहा कि अच्छा कदम हमें उठाना चाहिए, इन सबको और प्रशिक्षण दे करके हम केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है नए भारत के निर्माण का, हर गांव को नए भारत के निर्माण में, अपने गांव का निर्माण कैसे करेंगे, अपने क्षेत्र में हमारी भूमिका कैसे बनेगी, इन सारे मुद्दों को जमीन पर उतारने का काम, इन सबको प्रशिक्षण के साथ भी हम अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे। भोपाल पुलिस उपायुक्त सचिन अतुलकर ने दिए निर्देश, गाड़ी की नंबर प्लेट पर अगर नंबर की जगह पर किसी की पद या विभाग का नाम होगा तो होगी कार्रवाई। बीते दिन ऐसी ही मॉडिफाइड बुलेट गाड़ी को यातायात पुलिस ने बिना कार्रवाई के छोड़ा था। मॉडिफाइड बुलेट की नंबर प्लेट पर नंबर की जगह लिखा था सिर्फ पुलिस। एडिशनल CP के मुताबिक वीडियो का
सत्यापन कर होगी कार्यवाही। चालक और यातायात पुलिस के खिलाफ कार्यवाही। ये वीडियो संज्ञान में आया है, जैसा बताया जा रहा है। उसमें जो वाहन है उस पर नंबर प्लेट नहीं है, उसके स्थान पे पुलिस लिखा हुआ है। तो यातायात जो पुलिस है उसको ये निर्देश दिए हैं कि जो भी इस प्रकार के वाहन हों जिसमें नंबर प्लेट की जगह नंबर ना होकर कुछ अन्य पद का नाम या विभाग का नाम लिखा हो या नंबर मॉडिफाइड तरीके से लिखा हो जो स्पष्ट नहीं हो देखने में, तो उन पे भी कार्रवाई की जाए। और विशेषकर अगर कोई शासकीय विभाग है उसके नाम का उपयोग हो रहा है तो वो भी आपत्तिजनक है, उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही जो मॉडिफाइड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई अभियान के रूप में की जा रही है और ऐसे वाहन जो भी मिलें उस पर कार्रवाई की जाए। वीडियो की भी सत्यता जानने के लिए उस पर भी जांच आदेशित की जा रही है और जो भी इसमें दोषी होगा संबंधित के लिए कार्रवाई की जाएगी। जो जांच में तथ्य आएंगे जिसमें अगर जो वहाँ पे पुलिसकर्मी हैं जिनको जांच की जिम्मेदारी दी गई थी उनके द्वारा अगर बिना कार्रवाई के वाहन छोड़ा गया है तो उनके विरुद्ध भी अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो वाहन स्वामी हैं, जिस प्रकार का वाहन वीडियो में दिख रहा है जिसमें नंबर प्लेट नहीं है और मॉडिफाइड भी है, तो वो संबंधित सेक्शंस में उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसमें स्पष्ट प्रावधान है जो नंबर प्लेट का लगने का स्थान है, किस प्रकार से वाहन पे नंबर लिखे जाने हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं इसके। अगर उसमें किसी प्रकार का भी संशोधन अगर किया जाता है, नंबर नहीं लिखा जाता है या सही तरीके से नहीं लिखा जाता है, उसमें ये यातायात के नियमों का उल्लंघन है और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है। गढ़ी मल्हारा में ओरछा धाम कांवर लेकर गए कांवड़ियों के साथ गढ़ी मल्हारा से लगे लुगासी में मारपीट के मामले में आक्रोशित कांवड़ियों ने गढ़ी मल्हारा बस स्टैंड पर जाम लगा दिया। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और बम बम भोले के नारों के साथ पूरा बस स्टैंड गूंजमान हो गया। आक्रोशित कांवड़ी लुगासी चौकी प्रभारी रवि उपाध्याय हाय हाय के नारे लगा रहे थे। उनका कहना है कि मारपीट करने वाले आरोपियों को कांवरियों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को छोड़कर कांवरियों के साथ बदसलूकी की, जिसके कारण कांवरी आक्रोशित हो गए और अपने गंतव्य स्थान गढ़ी मल्हारा आकर कार्रवाई न होने से परेशान होकर प्रदर्शन करने लगे। रवि उपाध्याय ने भगाया क्यों उस आदमी? नदिया इस साइड का है, गढ़ी वो एक नाम बताते जा रहा था, मगर रवि उपाध्याय ने पूछा नहीं एक भी बार, वो एक नाम बताया जा रहा था। बोलते हैं लोगों को मारपीट करके भगाने लगे। क्या नाम है? वीरू। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम ओरछा से। क्या घटना हुई है आपके साथ? यहाँ क्यों जाम लगाया है आप लोगों ने? इसलिए लगाया हम लोगों को लुगासी मारा गया। किसने मारा है? हिंदू मुस्लिम दोनों ने मारा है। तो यहाँ जाम क्यों लगाया है आपने? कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ कोई सुनवाई। वहाँ पुलिस क्या कह रही थी? वहाँ पुलिस से आपने हम लोगों ने भगा दिया। किसने भगाया है आपको? रवि उपाध्याय ने। रवि उपाध्याय कौन है वहाँ? थानेदार है। तो आपको भगा दिया है, आपके साथ मारपीट हुई है, चोट आई है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? चोट आप देखो, कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। नाम है आपका? संतोष चौरसिया। कहाँ से आए हैं? गढ़ी मल्हारा से गए थे ओरछा धाम, कांवड़ लेके आए दो गढ़ी मल्हारा। इसलिए हमारा वहाँ से आते समय नदिया पे कुछ लोगों ने डंडे और लाठीचार्ज और पत्थरबाजी की। आपके ऊपर किया? फिर क्या हुआ? उसने वहाँ से जब पुलिस आई है तो रवि उपाध्याय आए थे, उन लोगों ने भगा दिया हम लोगों को। कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई रिपोर्ट लिखी। आज यहाँ पर जाम क्यों लगाया है? कब से आप लोग जाम लगाए? यात्री को परेशानी हो रही है, क्या मांगे आपकी? नहीं हुआ जाम लगाए। क्या मांगे हैं आपकी? मांग कुछ नहीं, उनको यहाँ बुलाया जाए, हमारी रिपोर्ट लिखी जाए, उनको यहाँ बुलाया जाए। किनको बुलाया जाए? जिसने मारा है वही हिंदू मुझे जो भी थे, यादव थे, मुसलमान थे, वहाँ बुलाया जाए। उन्हें बुलाया। एक यादव को पकड़ लिया था, पकड़ लिया था, रवि उपाध्याय जी ने भगा दिया है, कोई एक्शन नहीं लिया। 5 मोटरसाइकिलें थी पीछे से, क्यों भगाया है? वो सबके नाम कोई एक्शन नहीं लिया, भगा दिया, बोले तुम लोग जाओ। भाई साहब, आज किस प्रकार की घटना सामने आई है? कांवड़ियों के साथ मारपीट हुई है, क्या पूरा मामला है और कहाँ घटना हुई है? ये गढ़ी मल्हारा निवासी वीरू एक बार कांवड़ यात्रा से लौट रहे थे। रास्ते में रघुनाथ यादव निवासी इनसे किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें मारपीट हो गई। उसकी मांग को लेकर ये FIR करा। सर, आज यहाँ पर जाम लगाया गया था, कांवड़ियों की क्या मांग थी और क्या कार्रवाई अब तक हुई है? चूँकि कांवड़िए अपनी यात्रा से वापस नहीं लौटते हैं और थाना पीछे था,
इसलिए गड़ी मलेरा में करते होकर ये बस स्टैंड पर FIR कराने की मांग कर रहे थे। थाने पर आकर FIR कराने की समझाई गई। इसमें मैं रास्ता रोकना मारपीट के मुकदमे दर्ज किया गया। क्या मामला दर्ज किया गया है सर? किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? सर रघुनाथ और पप्पू यादव के विरुद्ध रास्ता रोकना मारपीट करना इन धाराओं में मुकदमा दर्ज। कांवड़ियों को सर कितनी चोटें आई हैं? कितने कांवड़ियों को चोटें आई हैं? इसकी MLC कराई जा रही है। भोपाल के फंदा ब्लॉक में केंद्र सरकार के द्वारा संचालित नल जल योजना के तहत वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट्स और पूर्ण प्रोजेक्ट के संबंध में SDO असगर अली के द्वारा मीडिया से चर्चा में जानकारी दी गई। सर आपका नाम बताइए। अली असगर बरावाला, मैं SDO PHE भोपाल हूँ। अभी हमारे यहाँ पे रिसेंटली में 86 प्रोजेक्ट्स जो PHE द्वारा क्रियान्वयन है वो चल रहे हैं फंदा ब्लॉक के अंदर। इसमें 6 प्रोजेक्ट्स पूर्ण रूप से कंप्लीट है, जहाँ पे 100% विलेजेस में पानी मिलने लगा है। और अभी 80 प्रोजेक्ट्स रनिंग में है, मतलब उसमें भी फिर भी कुछ प्रोजेक्ट्स 70 to 100 में है, कुछ प्रोजेक्ट्स 50 to 75 में है, और जिनके अभी जस्ट रीसेंट टेंडर्स हुए हैं वो 0 to 25 में है, मतलब जिसमें सिर्फ ड्रिलिंग हुई है। बाकी जो OST का काम है, पाइपलाइन के ऑर्डर है, ये सब अभी क्रियान्वयन के दौरान है। सर क्या समय सीमा है इसकी पूर्ण करने की? जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी समय सीमा 6 महीने है, प्लस 3 मंथ्स मेंटेनेंस है। बेसिकली सारे प्रोजेक्ट्स की जो वैलिडिटी है ये इतनी है, 9 मंथ्स ही है। 6 महीने में ठेकेदार को काम पूरा करना है, उसके बाद जो 3 महीने है उसमें उसको चला के ग्राम पंचायत को हैंडओवर करना है। तो उसके बाद फिर उसका जो क्रियान्वयन है पूरा वो पंचायत द्वारा ही किया जाएगा। सर अभी ग्राम पंचायतों को कितनी हैंडओवर की जा चुके हैं प्रोजेक्ट? अभी ग्राम पंचायत को हम लोगों ने 3 हैंडओवर प्रोजेक्ट कर दिए हैं। एक बेलखिरिया है, एक मुगालिया हाट है और एक बकानिया है। सर कई जगह मोटर जलने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा होती हैं, तो जैसे मैंने हैंडओवर कर दी है तो अब पंचायत के पास 15 वित्त का फंड आता है, तो वो लोग हमसे ये बोलते हैं कि जैसे ये मोटर सर हमारी जल चुकी है, तो इतने का हमको एस्टिमेट दे दीजिए। हम लोग TS करके ऊपर लेवल के माध्यम से उनको TS करके दे देते हैं कि सपोज करिए मोटर में लगने हैं 10,000 रुपये, तो इसका कौन से कंपोनेंट जल चुके हैं, जलने का एक बेसिक SOR में दे रखा है कि इतना लगता है, तो इतने का हम TS करके उनको दे देंगे। वो 15 वित्त से क्रय करके उस मोटर को सुधरवा लेंगे। अगर वहीं से पंचायत से ये लेटर आ गया सर हमको नई मोटर लगवानी है 7.5 HP की, या फिर उसकी मोटर की अपना बोर है वो कभी चल रहा है 7.5 HP पे, पर उसकी यील्ड कम हो गई, सर हमको 5 HP की मोटर लगवानी है, तो हम उसको नए मोटर के एस्टीमेट प्रोवाइड कर देंगे। तो 15 वित्त से खर्चा करके। सर क्या उम्मीद करें फंदा ब्लॉक कब तक पूरी तरह PHE के द्वारा पहुँचाया जा सकेगा जल? अभी फंदा ब्लॉक 2 पे डिपेंडेंट है, PHE और एक जल निगम। जल निगम के अभी जस्ट रिसेंट टेंडर ही हुए हैं, तो वो 2 उस पर बेसिस है। एक तो डैम है केरवा डैम और एक हलाली डैम, ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और जो PHE के मतलब PHE के बाद जितने भी गाँव हैं जो कम्प्लीशन में है, आई थिंक सो इट विल बी अप टू 2023 सितंबर या टिल नवंबर। थैंक यू सो मच सर मीडिया से चर्चा करने के लिए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।